शुरू किया बोलो। तो कल हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। आपको एक होमवर्क दिया था, उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अभी तो आपने याद कर लिया होगा। कर लिया क्या याद? याद करके आए हो दक्ष? और कहाँ गया? हाँ, हरिओम याद है। आकांक्षा सबके याद है। शिवचरण, चलो देखते हैं लास्ट कौन सा पढ़ा था हमने कल। कल हम लास्ट प्रकार पढ़ रहे थे मात्रा के आधार पर, शायद हमने पढ़ लिया था। फिर जीभ के आधार पर चौथा भेद देखो, चौथा भेद भी पढ़ लिया था शायद हमने, है ना। चलो अब पांचवा भेद देखना है आपको। और पांचवा भेद जो है जिसका नाम होगा, पहले हेडिंग डालो कि मुख खुलने के आधार पर। अभी जो हमने पढ़े उनको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, लेकिन पहले मैं लिख रहा हूं मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार, कि जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है वो कितना खुलता है। अब ऐसे कोई हमारे पास में कोई पैमाना तो है नहीं, लेकिन हमें याद करना पड़ेगा स्वरों के प्रकार। और इनके भेद होते हैं आपके कितने? 4 भेद होते हैं। ये कह रहा है कि जब आप स्वरों का उच्चारण करो तो उच्चारण करते समय आपका मुख जो है वो कितना खुलता है। कभी आपने अंदाजा लगाया? ए को बोलेंगे तो कितना मुख खुलेगा, फिर आ को बोलेंगे तो कितना खुलेगा, फिर ई को बोलेंगे तो कितना खुलेगा, फिर दीर्घ ई को बोलेंगे तो। अपने को ऐसा ना तो ट्राई करनी है कितना खुला कितना नहीं खुला, कितना सेंटीमीटर खुला, लेकिन इनका जो वर्गीकरण है वो आपको जरूर याद करना है। पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा था कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के जो प्रकार है वो कितने हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से 3? मूल स्वर, यौगिक स्वर, योगरूढ़ स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, यौगिक स्वरों की संख्या 3 होती है और योगरूढ़ की 4 होती है। टोटल हो गया आपके 11। अब कौन कौन से आपको पता है। फिर हमने लिखा था कि मात्रा या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने भेद होंगे? 2। एक तो आपके हर्षव जिनको छोटे स्वर बोलते हैं, और एक होते हैं आपके दीर्घ स्वर जिनको हम बड़े स्वर बोलते हैं। हर्षव स्वरों की संख्या 4 है और बड़े स्वरों की संख्या 7 है, याद है। फिर हमने लिखा था जीभ, आपकी जो जीभ है उस आधार पर स्वरों के जो भेद है वो कितने होते हैं? 3। एक तो अगला भाग, एक बीच का भाग और एक पिछला भाग। पहले कौन सा याद करना था आपको? बीच वाला। बीच में कौन सा स्वर होता है? पहला ही स्वर, ए स्वर। उसके बाद में आपको कौन सा याद करना था? 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले कितने ऐसे स्वर हैं? 5 ऐसे स्वर हैं। एक आपका आ, उ, फिर दीर्घ ओ, औ। ये 3-3 नंबर से बनते हैं। बच गए जो पहले 5, वो कौन से? अग्र स्वर। फिर हमने ये लिखा था कि होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने हैं? 2। एक तो गोलाकार स्वर जिनकी संख्या 4 है, और एक अगोलाकार स्वर जिनकी संख्या 7 है। इसके आधार पर इनकी संख्या कितनी होगी बोलो? 4। तो इन चारों को याद करें उससे पहले इनके चारों के नाम याद होने चाहिए आपके। कौन कौन से स्वर है, याद है क्या? ठीक है। पहला स्वर जिसको कहा जाता है समृत स्वर, शायद आपने नाम सुना होगा। ठीक है। दूसरा जो है आपके बीच में वो कौन सा है? अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। तीसरा जो है वो आपका कौन सा होगा? विवृत स्वर। और उसके बाद में आपका चौथा कौन सा होगा? अर्धविवृत। अब सबसे पहले तो हमें इनका नाम पता हो तो थोड़ा बहुत हो सकता है हम इनमें अंतर कर पाए। भाई विवृत का मतलब क्या होता है और समृत का मतलब क्या होता है? समृत किसे कहा जाता है? समृत, समृत का मतलब है संकरा। संकरा का मतलब, संकरा का मतलब कि जब जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो मुख आपका थोड़ा खुले। संकरा का मतलब वो थोड़ा। आप कई बार बोलते हो कि यार वो गली तो बहुत ज्यादा संकरी है, मतलब जिसमें आप नहीं आ जा सकते हो। ठीक है, संकड़ी बोलते हो देसी भाषा में। ठीक है, वो वाली।
अब इसका मतलब हो गया आपका संकरा। ऐसे कितने स्वर हम बात करेंगे, लेकिन ये कह रहा है उससे आधा। लेकिन यहां पे विवृत का मतलब होता है खुला, फुल खुला। भाई ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण करते समय आपका मुख एकदम से खुल जाता है? आ। आ स्वर एक ऐसा स्वर है जिससे मुख आपका ज्यादा खुलता है। तो सबसे पहले आप इसको याद कर लोगे। आपके 11 स्वर याद हैं क्या? सबको याद है? तो देखो, सबसे पहला जो स्वर होता है वो आपका एक स्वर होता है जिसका नाम है आपका विवृत स्वर, जो है आपका आ। आ को बोलोगे तो वास्तव में आप बाकी स्वरों की बनस्पत देखा जाएगा तो इससे मुख जो है वो सबसे ज्यादा खुलता है। लेकिन ए की बात करेंगे तो मुख वापस बंद हो जाता है। ठीक है, चाहे आपका ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है। अब एक बात बताओ, ये जो आ है उसका छोटा रूप कौन सा होता है? ए। इसका छोटा रूप कौन सा है? समझ पा रहे हो ना इस बात को? अपने को तरीका देखना है बस थोड़ा सा याद करने का। ये विवृत स्वर जो है वो आपका आ है, इसका छोटा रूप आपका कौन सा होता है? अ। बस एक तो इसके साथ में याद कर लो। अब आपको पता होगा, पता है क्या, कि आ के बाद में 5 स्वर कौन कौन से होते हैं? आ के बाद में, आ के बाद में लगातार 5 स्वर कौन से हैं आपके? आ के बाद में आता है आपका ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री। ये 5 कंटिन्यू जो स्वर है वो आपके कहां चले जाते हैं? समृद्ध स्वर में चले जाते हैं। ठीक है, लगातार है, बस आपको याद करने का तरीका याद रखना। अब हमें नहीं पता मुख खुला, कम खुला, ज्यादा खुला, छोड़ दो, ये मैटर अपना है ही नहीं। हमें तो याद करना है कि समृद्ध स्वर आपके ये 5 है, विवृत स्वर आपके ये 5 है। अब कौन से बच गए आपके? 4 बच गए, ए, ऐ, ओ, औ। 2 बड़े हैं इसमें और 2 छोटे हैं। अब 2 बड़े हैं वो आप कहाँ डालोगे? यहां लिख दोगे, क्योंकि इसमें मुख ज्यादा खुलता है इसलिए। तो बड़े स्वर है जो आपको यहाँ पे आ जाएंगे और जो छोटे स्वर है वो आपके यहां पर आ जाएंगे। बस हो गए याद। तरीका अपनाना है, बाकी आपके हिसाब से आप इनको याद कर सकते हो। ये 11 स्वर हो गए। 2 लगा दी गया, ओके ओके, क्षमा चाहते हैं, ये लो हटा दो इसको। ठीक है, क्या तरीका अपनाओगे? सबसे पहले आपको कौन सा याद करना है? विवृत स्वर याद करना है जिससे मुख ज्यादा खुलता है। फिर विवृत के बाद में कंटिन्यू 5 ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ उ और आपका री। इसको आप जस्ट ऊपर लिख दोगे, आ का छोटा वाला यहां कर दोगे, 2 छोटे 2 बड़े, बस। ठीक है, ये आपको याद करना है। ठीक है, कर लो नोट फटाफट, बस इस पेज में इतना ही करना है आपको। ठीक है, अगले पेज पर फिर अगला जो भेद है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आज स्वर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मात्रा भी कंप्लीट कर लेंगे आज। और हम्म हम्म इसमें से बताऊंगा क्वेश्चन भी। छोटा सा सवाल पहले लिख लो। सवाल आपने कह दिया तो कैसे बनता है वो भी आपको बता दूं। पीटीटी 2023 में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन सा है। बाकी सब में मिक्स मसाला कर रखा था और एकमात्र एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें आ लिखा हुआ था। अब कई बार क्या होता है, थोड़ा सा देखो इधर, आपने एक वर्ण और सुना होगा। कौन सा वर्ण सुना होगा? ये वाला, जो डॉक्टर में लगता है, जो कॉलेज में लगता है, जैसे कोऑपरेटिव में लगता है। ये अंग्रेजी का ओ है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा ने इसको मानक वर्णों की जो लिपि होती है उसमें इसको ऑब्जर्व कर रखा है, मान रखा है। ठीक है, इसलिए आपको एक बात और याद रखनी है, जब भी कभी भी आ जाए तो इस ओ को भी कौन सा स्वर माना जाता है? विवृत स्वर ही माना जाता है। आगे चलकर जब हम कुल वर्णों की बात करेंगे तो वहां पर हम इसको वापस से पढ़ेंगे। ये
हिंदी का नहीं है, अंग्रेजी का है। इससे बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो अंग्रेजी के बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आ के बाद में अगर ओ आ जाए तो इसको भी हम विवरित स्वर ही कहते हैं। इसका सवाल यह है कि निम्नलिखित में से आपका, कि सर सवाल जो है वो आपका कैसे बनता है। लो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं और आप लिखो तो ठीक है, नहीं तो उत्तर दे देना। ठीक है, आपका ऑन रिकॉर्ड तो ये पड़ा ही रहेगा प्रश्न। ठीक है, सवाल आपका ये है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अग्रस्वर है। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा उत्तर। एक बार मैं अग्रस्वर लिख बना दूं, है ना, ऑप्शन बना दूं 4। आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन यहाँ पे ध्यान में रखना है। मैं आपके लिए 4 ऑप्शन बना रहा हूं और आप 4 ऑप्शन के लिए रेडी रहना। ठीक है, आप 4 ऑप्शन के लिए रेडी रहना। याद है क्या आपको, या पन्ने पलट रहे हो? नहीं पलट रहे? सच्ची बताओ, मैं देख नहीं रहा हूं आपको। ठीक है ना, ईमानदारी से आपको पन्ने अभी नहीं पलटने, थोड़ी देर बाद में पलटने। आ जाओ, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है आपका ए, फिर आपका आई, फिर आपका ओ, फिर है आपका औ। दूसरा ऑप्शन है आपका हर्षव ई, दीर्घ ई, हर्षव उ, दीर्घ उ और री। तीसरा ऑप्शन है आपका कौन सा, हर्षव ई, दीर्घ ई, री, ए, आई। ठीक है, चौथा जो ऑप्शन आपका है वो है आपका कौन सा, ए है, आ है और उसके बाद में हर्षव ई और दीर्घ। बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है। अब इजी सवाल किसके लिए है, ये हर किसी के लिए इजी नहीं है ये। अब जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी है, नहीं तो भाई साहब देखोगे कि सब में आपको हर्षव ई और दीर्घ दिख रहा होगा लगभग। अब बताओ किसको आता है उत्तर, हाथ ऊपर करना है। आता है 1 2 3 सबको आता है। ये भाई तो चलो आज ही आया। हाँ रे भगवान, नहीं आता? आता है? नहीं नहीं, मेरे कांटेक्ट में भी है। 1.5 साल तो हो गया, कोई बात नहीं। डेढ़ मेरे से 1.5 साल होता तो हाथ ऊपर ही रहता, नीचे होता ही नहीं कभी। जब मेरे से 1.5 साल पढ़ लोगे ना, 1 साल लगातार आप, तो आपका हर सवाल का हाथ ऊपर ही रहेगा आपका। ये मैं कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे से पढ़ने वाले बच्चा कभी भी हाथ नीचे नहीं गिरा, मन को नहीं आवे। पूछ लूं? दक्ष, अंकिता नींद आ रही है क्या? कौन नहीं आ रही? तो बता फिर उत्तर है ऑप्शन सी ना, ये कह रहे दूसरा ऑप्शन होगा। हाँ ये बता रहे। हाँ भाई हरिओम, सी ऑप्शन। आकांक्षा सी, क्यों भाई आदित्य सी? हाँ अग्रस्वर है, और अग्रस्वर हमने कल ही पढ़े थे। ऐसा जवाब, बस अग्रस्वर हमने कल ही पढ़े थे कि ये वाले जो है वो आपके अग्रस्वर होते हैं। ठीक है, ये वाले अग्रसर। तो सवाल पता चल गया कैसा आता है? ऐसा ही सवाल आता है। बहुत गोलू सवाल है ये। गोलू सवाल का मतलब जानते हो ना, आसान सवाल है, लेकिन आसान है नहीं। जिसने नॉर्मल व्याकरण पढ़ रखी है या फिर आपकी एनसीईआरटी की पढ़ रखी है उसको दे देना ये सवाल, फोटो खींच ले जाओ, उसके कहना कि ये सवाल का इसका उत्तर बताओ क्या है। तो 100 में से 50 तो फेल है, 50 पास हो जाएंगे फिर भी। ठीक है, और आप सारे के सारे पास हो गए पहली बार में। क्यों? क्योंकि आपने तो कल ताजा ताजा पढ़ा है। तो सवाल आपका ये रहेगा, इसका उत्तर क्या होगा आपको मिल चुका है, इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आते हैं। अब दूसरा सवाल का पैटर्न क्या रहता है इसमें, सुमेलित ज्यादा करवाते हैं। अब सीधा तो क्या ही पूछें, इतना आसान सवाल की विपरीत स्वर कौन सा है। उसके बाद में क्या करवाते हैं आपसे, सुमेलित करवाते हैं। सुमेलित करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई उल्टा पुल्टा दे दिया जाता है, उसका आप ऐसा करके क्रॉस करके उनको सुमेलित करो, और क्वेश्चन को इतना बड़ा बना देते हैं। पहले तो 4 प्रश्न बनाते हैं, फिर उसके 4 विकल्प बनाते हैं, सवाल बड़ा हो जाता है। तो आपको भी वैसा सुमेलित करवाएंगे, लेकिन अभी आपका बस एक छोटा सा ही सवाल है। सवाल आपके बहुत सारे हम करेंगे। तो अगले पेज पर आपका
जाति के आधार पर स्वर, पांचवा भेद और छठा भेद सुनो। छठा भेद आपको नोट करना है। आप सोचोगे क्या कि स्वरों की भी जाति होती है क्या, जैसे कि अपनी अपनी जातियां हैं, ठीक है। छठा भेद हो गया आपका जाति के आधार पर। जाति में मात्रा छोटी लगाऊं बड़ी लगाऊं? छोटी लगाऊं। बड़ी में तो वो क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी, ठीक है। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। स्वरों की जाति किस प्रकार से डिसाइड करोगे? स्वरों के प्रकार। तो जाति के आधार पर भी स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? दो। जाति से हमारा मतलब क्या है? क्या अपने वाली जातियां? नहीं। क्या ऐसे भी स्वरों की जातियां होगी? भाई अपने इंसानों की होती है तो क्या हो सकता है इनकी भी हो, लेकिन नहीं। यहां पर हमारा जाति से एक ही मतलब होगा, स्वरों का उच्चारण स्थान। क्या होगा? स्वरों का उच्चारण स्थान। अभी तक, अब से पहले जो भी हमने क्लास ली उसमें हमने उच्चारण स्थान का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, लेकिन आज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगला कह रहा है आपको जाति के आधार पर इनके जो है, तो आगे लिख लेना आप उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। अब उच्चारण स्थान आपके कौन कौन से स्वर का कौन सा उच्चारण स्थान होता है, शायद आपको याद है तो बता सकते हो मुझे। बस दंत तोष इतो बेरो है, हाँ? मंत्र सा पढ़ दिया था तो चलो कोई बात नहीं, अपना अपना तरीका है, अपना अपना तरीका है। मैं तो एक छोटी सी टेबल बनवाऊंगा, उसी से 44 के याद हो जाएंगे। अक्कूर बक्कू कुछ नहीं याद करना आपको। नहीं नहीं, ये उनका तरीका है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं ऐसा, इनकी बात गलत नहीं है। भाई जिन्होंने उनसे पढ़ा उन्होंने ऐसे ही पढ़ाया होगा, मैंने तो ऐसा अक्कू बक्कू नहीं पढ़ाया कभी। हंसो मत यार, ठीक है, हंसना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है। मैं एक टेबल बनवाता हूँ, उस टेबल में वहीं पे उच्चारण स्थान वर्ण आपके व्यंजन के उनके हो जाएंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पर कौन से करने हैं? केवल स्वरों के उच्चारण स्थान याद करने हैं। लेकिन पहले वो दो भेद कौन से हैं, तो आपको दो भेद है ना वो याद करने हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाना है बस, क्योंकि नीचे हम इनकी डिटेल लिखेंगे। पहले जो स्वर है उनको क्या कहा जाता है? पहले जो स्वर है उनको कहा जाता है सहजातीय स्वर, और दूसरा जो स्वर है वो आपका विजातीय। शायद नाम तो सुने सुने वैसे लग रहे हैं। अच्छा, कल परसों शायद मैंने बताया था विजातीय स्वर किन्हें कहा जाता है? योगरूढ़ स्वर जो होते हैं उन्हें ही विजातीय स्वर कहते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाए। यहां मात्रा छोटी थी, यहां पर बड़ी क्यों हो गई? यह प्रत्यय लगने से, प्रत्यय लगने से मात्रा बड़ी हो जाती है। जाति की उसकी मतलब सब जाति बता रहा है, मतलब उसकी सब जाति बता रहा है ऐसे। यह प्रत्यय लगा है इसमें, ये प्रत्यय जिसकी मात्रा बड़ी, प्रत्यय लगता है तो मूल शब्द की अंतिम मात्रा हट जाती है और प्रत्यय की मात्रा उसमें इंक्लूड हो जाती है, इसलिए ये सहजातीय है, ठीक है। तो सहजातीय स्वर और आपके विजातीय स्वर, टोटल आपके कितने स्वर हैं? 11। तो 11 याद है क्या सबको? चलो ट्राई करते हैं, आपके 11 याद है क्या? नहीं, ऐसे अनार याद नहीं करना रे आपको अब, ठीक है। 4 तो आपके ये हो गए, थोड़ा स्पेस दे दे के लिख रहा हूं ताकि हम उनके उच्चारण स्थान लिखेंगे, ठीक है। यहां पर आपके लिए ए, फिर आपका आई, और फिर आपका ओ, और फिर आपका ओ। ये 11 स्वर मैंने आपके सामने लिख दिए। अब सबसे पहले जो आपके आपके दो स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ। ए हो या फिर आ हो, उन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है। ए जो है वो आपका हर्षव कंठ है, आ है आपका दीर्घ कंठ है। आपको ऐसा याद नहीं करना, बस उनका उच्चारण स्थान कंठ याद करना है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ तालु। उसके बाद में आपका इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, ओष्ठ, ठीक है। रे का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, ठीक है। स्वर में कोई दंत नहीं होता, स्वर में कोई भी दंत्य स्वर नहीं होता है।
ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, जब रे आता है ना तो संस्कृत में होता है। यहां पर अपने बात करें ए ऐ की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, कंठ तालु। क्यों हो जाएगा कंठ तालु? कल इसकी उत्पत्ति मैंने बताई थी। क्योंकि ये बनते हैं ए और ई से, ए और ई से बनते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, बना हुआ हो जाएगा ना, कंठ तालु। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। तो कंठोष्ठ आपका हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, कंठोष्ठ। ये आपके इन 11 स्वरों के उच्चारण स्थान हैं। अब इन्हीं उच्चारण स्थान के आधार पर इन स्वरों का वर्गीकरण हम करने वाले हैं। अब सहजातीय का मतलब होता है ऐसे स्वर जो एक ही जाति के हैं, अर्थात एक ही उच्चारण स्थान से बने हुए हैं। ऐसे स्वर जो एक ही उच्चारण स्थान से बने हुए हैं उनको सहजातीय स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वर जो भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों से बने हुए उन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। आपके सामने स्वर, उनका उच्चारण स्थान सामने है, तो लगाओ अंदाजा। अंदाजा क्या लगाना, फैक्ट है आपके सामने, बोलो। नहीं समझे, वापस समझो। सहजातीय का मतलब यह होता है कि ऐसे स्वर जिनका निर्माण केवल एक ही उच्चारण स्थान से हुआ है, एक ही उच्चारण स्थान से हुआ है, उन्हें सहजातीय स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों से हुआ है, इससे आसान तरीका तो है नहीं। अब आ जाओ इधर देखो, यहां पर आपके सामने ए और आ, इनका उच्चारण स्थान एक ही है, कंठ से ही बने हुए हैं। ठीक है। ह्रस्व ई और दीर्घ, इनका भी उच्चारण स्थान एक ही है, दो नहीं है। ह्रस्व और दीर्घ का उच्चारण स्थान एक है, मूर्धा का उच्चारण स्थान एक है, लेकिन ए ऐ ओ औ का उच्चारण स्थान दो दो है, डिवाइड हो गए बस। तो यानी कि ये जो है वो आपके कितने हो जाएंगे, चार। लेकिन मैं इसके नीचे एक पंक्ति लिख देता हूं कि ऐसे स्वर जिनका निर्माण, ऐसे स्वर जिनका निर्माण एक ही उच्चारण स्थान से हुआ हो, 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 और उनकी संख्या कितनी है, चार है, सॉरी सात है। कितने हैं इनकी संख्या, सात। चार तो वो वाले हैं। अब सात कौन कौन से हैं, कर्म से सात, सारे के सारे लगातार सात, पहले से लेकर सातवें तक जो भी आते हैं उनको लिख दो, ए से लेकर री तक। तो आप नोट कर दीजिएगा, आपका ए, फिर आपका आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और आपका री। ये सात स्वर आपके होते हैं, इनको सहजातीय स्वर कहा जाता है, इनको सवर्ण स्वर कहा जाता है, इनको समान स्वर कहा जाता है। अभी लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ उधर चलते हैं, ये वाले और लिख लेते हैं कि ऐसे स्वर ऐसे स्वर ऐसे स्वर जो भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों से उत्पन्न हुए हैं, भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों से उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुए, इनकी संख्या कितनी है, चार है। इनकी संख्या आपके सामने मिलेगी चार। और कौन से चार हैं आपको पता है, ए ऐ ओ और औ। इन चारों को हम क्या बोलते हैं, विजातीय स्वर बोलते हैं। अब इनके उपनाम लिखेंगे, सहजातीय स्वर को किस नाम से जाना जाता है, विजातीय स्वरों को किन नाम से जाना जाता है। कई बार जो है आपसे सीधे मूर्धा मसूड़ा, आगे चलकर उच्चारण स्थान में इनकी बात करेंगे। बस मसूड़ा तो जानते हो, वही कि जब उच्चारण करते हो तो आपकी जो जीभ जो है वो मसूड़े की ओर आपकी मूव करती है थोड़ा सा, इसलिए उनको मूर्धा कहा जाता है।
अभी लिखता हूं मैं इनके उपनाम। इनके जो उपनाम जो है वो आपके क्या होते हैं, इनके उपनाम लिखेंगे हम। उपनाम, सहजातीय स्वर होता है उनको तो हम समान स्वर या फिर इनको सवर्ण स्वर बोलते हैं। सवर्ण स्वर इनको कहा जाता है। लेकिन जब आप विजातीय स्वर की बात करते हो तो इनको क्या बोला जाता है, ये असमान स्वर है, इनको बोला जाता है आपका अस्वर्ण स्वर बोला जाता है। उसके साथ साथ में इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी इनको ही बोला जाता है। आपको याद रखना है, संयुक्त स्वर के बारे में एग्जामिनर बहुत बार सीधा सा क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया आपका पांचवा भेद, छठा भेद हो गया आपका। और अब आपका स्वरों के मामले में अंतिम भेद आपसे, ठीक है। वो भेद करने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा, तब वो बात ज्यादा समझ में आएगी। उसको पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है, उसके लिए एक ही उद्देश्य है। उसके लिए पहले सवाल, फिर आपका अगला भेद। रेडी हो तो चलो अगले पेज पर। हाँ रुक रहा हूं, एप्लीकेशन में भी जाती है ये क्लास शायद। अच्छा सुविधा नहीं है क्या चलने की, हो जाएगी, सुविधा भी हो जाएगी है। एक सवाल आया था पिछले दिनों में एक एग्जाम में, 2024 के लगभग जून या जुलाई के मंथ में आता है, यानी एक साल पहले का सवाल है। सवाल बहुत ही शानदार है आपका, और उस सवाल का उत्तर, चलो चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। प्रश्न आपका ये था कि निम्नलिखित में से, ये कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस में से लिखा नहीं गया, से किस शब्द पर अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग, अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग नहीं किया गया। शायद हो सकता है आपके लिए सवाल नया हो। क्या पूछ रहा है इसमें, समझ में आ रहा है क्या कुछ आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे ये, कि आपको अभी 4 विकल्प लिखने वाला हूं, उसमें से ऐसे विकल्प को छांटना है जिसमें अनुनासिक ध्वनि जो होती है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहला विकल्प आपको देखना है यहाँ पे। पहला विकल्प है आपके सामने, आंख शब्द है, आंख। दूसरा जो विकल्प है वो है आपका गंगा, ठीक है। तीसरा विकल्प है वो आपका भैंस, भैंस में 2 मात्रा आती है तो भेंट लिख देते हैं, ठीक है, भेंट। और चौथा जो है वो आपका भैंस जो शब्द है वो। बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन पसीना आ गया था बच्चों के पेपर में बैठे हुए इस सवाल को करने में। तो आप इस सवाल का उत्तर सोचना है पहले, फिर मुझे बताना है कि मैं इसका जवाब दूं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा शब्द है जिसमें कौन सी ध्वनि का प्रयोग नहीं किया गया, बताओ। अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग नहीं किया, बोलो कौन बताए आप में से। है ऐसा नहीं, मुझे ये बताओ, हाथ ऊपर करो, फिर मैं आपसे एक्सप्लेनेंस मांगूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन मांगूंगा क्यों। इस बात को पढ़ने के लिए हम अगला भेद पढ़ेंगे, कि आप सवाल को देखो और देखते ही आप उसका जवाब क्लियर कर दो कि हाँ इसका उत्तर ये होगा। और पढ़ाया नहीं जाता है कि कौन पूछता है अनुनासिक और नासिक निरनुनासिक स्वरों को, पूछता नहीं है, ऐसे पूछ लेता है। ऐसे पूछ लेता है तो आपको आना तो चाहिए ना। उत्तर क्या मिल रहा है, हाँ विशाल। आंख,
भेंट। ऐसे चार ही ऑप्शन है, जने बहुत बैठे हो। आंख, आंख पे कौन कौन स्टे हो रहा है? आंख पे स्टे होंगे तीन थे, तीन और क्या पर स्टे हो जाओ, तीन और पर हो जाओ, पांति कर लो। हाँ आकांक्षा, किस पे? सवाल ही नहीं भाई, पहली बार देखा है। क्या नाम है भाई? इंद्र। इंद्र किस पे आप स्टे करोगे? आंख पर। दक्ष, दक्षता के साथ में जवाब देना है, निपुणता के साथ में जवाब देना है। अंकिता, आप किस बात को अंकित कर रही हो? है भेंट, कैसे? कोई तो लॉजिक होगा, आंख वालों से पूछें, चिंता मत करो। इसका उत्तर वह होगा जो आप सोच ही नहीं रहे हो, समझ से बाहर हो रहा है आपके। आदित्य है, देखो इसका उत्तर है गंगा। ओ माय गॉड, गंगा कैसे हुआ? कि इस हिमालय से नहीं उस हिमालय से निकलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत। तू को नहीं हो तो फिर तंठाई हो। देखो ये इसका उत्तर जो है वो क्या है? गंगा है। क्यों है गंगा? ये आपकी गलती नहीं है, पेपर करने वाले सभी बच्चों ने गंगा आंक ही किया था। आंक ही दिख रही है सारा, नठे बिंदी अठे बिंदी अठे चंद्र बिंदु, यही लॉजिक लगाया आंक वालों ने। तो क्या लगाया था? तो क्या लगाया भाई? वही लॉजिक हो। यहां तो बिंदी बिंदी दिख रही है और ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाले में चंद्र बिंदु। आपने क्या लॉजिक लगाया? दक्ष ने नहीं, अंकिता ने। बताओ बताओ, या वो इकली बिकली किलो पाठ चेप दो। कौन सा लॉजिक लगाया? वही लॉजिक। कोई बात नहीं, ऐसा सवाल भविष्य में आए तो उसको क्लियर करेंगे। अपने सवाल के ऊपर तो हम बाद में वापस लौटेंगे, इससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, इसका सातवां भेद पढ़ लेते हैं, ताकि आपको ये मामला समझ में आ जाएगा कि इसका भेद क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। तो हेडिंग डालनी है आपको 7 नंबर पर, नासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार। ठीक है, नासिकता के आधार पर, नासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार, नासिकता के आधार पर स्वरों के प्रकार। और जब ये सवाल आया था ना, मुझे बड़ी खुशी हुई इस सवाल को देखने में। क्यों गुरुजी, इतना क्या है इस सवाल में? इतना है कुछ नहीं, लेकिन मैं एकमात्र ऐसा प्राणी हूं जो मैं यूट्यूब पे कराऊं, एप्लीकेशन में कराऊं, ऑफलाइन में कराऊं, ये चीजें करवाता ही करवाता हूं, अगला चाहे पढ़े ना पढ़े। और मेरा पढ़ा हुआ स्टूडेंट, उसने उत्तर सही किया, क्योंकि उनको तो पता है भाई हम ऐसे पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, हाँ अब इसके जो दो भेद हैं, ठीक है, थे ये ना सोचिए गुरुजी फेंकन ला गया हमारे सामने ऑनलाइन में। ठीक है, फेंक नहीं रहा हूँ, वास्तव में राइट है। और अभी भी यूट्यूब पर उसके सॉल्यूशन पड़े हैं। ठीक है, 2023 2024 या 23 का बीएसटीसी का एग्जाम था ना, उसमें आया था ये। ठीक है, बीएसटीसी के एग्जाम में आया था। ठीक है, पहला जो भेद होता है जिसको अनुनासिक स्वर कहते हैं, क्या कह रहे हो? पहला जो भेद होता है उसको क्या कहा जाता है? अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अब अनुनासिक शब्द का जब भी जिक्र आए तो आपको याद आ जाना चाहिए, अनुनासिक किसे कहा जाता है? जो चंद्र बिंदु होता है ना, उसका दूसरा नाम है अनुनासिक। चंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। अब ये कह रहा है भैया अनुनासिक स्वर आपके कौन से होंगे? कौन से स्वर होंगे? ऐसे स्वर जो मुख के साथ साथ में किससे उच्चारित हो? नाक से उच्चारित हो। मुख से तो हम बोलते हैं, लेकिन नाक का सहारा लेना मतलब उसको पंचम ध्वनि बनाना। जैसे एक तो आ बोल रहे हो और एक आंख, आंख जैसे बोलोगे तो नाक में वाइब्रेशन होगा, लेकिन आम बोलने पर नाक को तो कुछ भी पता नहीं चला, पता चला कि आम, लेकिन आंख, आंख बोलते ही आपके नाक में हल्का सा वाइब्रेशन होगा। क्योंकि इसलिए होगा
क्योंकि उस स्वर का उच्चारण करने में हमें किसका सहारा लेना पड़ रहा है? नाक का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो आपका अनुनासिक स्वर है। ठीक है, तो अनुनासिक स्वर जिसको हम मुख और नाक दोनों से बोलते हैं, उसके आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे स्वर जो मुख और नाक दोनों से बोले जाए उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, नहीं, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो आपका अनुनासिक होता है, ठीक है, उसे अनुनासिक को किस नाम से जाना जाता है? चंद्र बिंदु के नाम से। बिंदु में मात्रा छोटी आती है, हिंदू में मात्रा बड़ी आती है, ठीक है, और जादू में मात्रा बड़ी आती है, चंद्र बिंदु। और चंद्र बिंदु का साइन क्या होता है? ये वाला चंद्र बिंदु ऊपर, ठीक है, चांद बना के बिंदी लगा देना। अब इनकी संख्या कितनी होती है ये आप मुझे बताओ कि सर इनकी संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना 11 स्वर है तो इनकी संख्या भी कितनी होगी? 11। तो इसका मतलब है 11 स्वरों के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? तो भाई 11 स्वरों के ऊपर हमें चंद्र बिंदु लगाना ही पड़ेगा। तो आप लगाओ, देखते हैं, लगाओ लगाओ रफ कॉपी में 11 स्वर, उनके ऊपर लगाओ चंद्र बिंदु, फिर कहानी आपको समझ में आएगी। एक स्वर लिख देता हूं मैं, फिर आप करो इनको कंटिन्यू। आ लो, पहला स्वर मैंने लिख दिया। अब 11 के 11 स्वर आप बनाओ। उठाओ पेन कॉपी, उठाओ रफ कॉपी उठाओ। सब में करोगे तो शायद हो सकता है गलत हो जाए। करो करो, कहीं लगाओ, पीछे लगाओ, आगे लगाओ, फिर मिलान करने के बाद में फेर करना है। हाँ नीलम, कर, चालू कर। हो गया पंगा? हो गया पंगा। अब वो तो अभी देखेंगे कहाँ लगाओगे आप, ये चीज सिखाऊंगा मैं अभी आपको। इसमें कैसे लगाएंगे? इसीलिए तो आपसे लिखवा रहा हूं, नहीं तो मैं लिख देता। सॉरी भूल गया, तेरे गुद्दी में, ठीक है, गुद्दी की सर्विस करनी पड़ेगी तेरी। अब कहीं करोगे? चलो देखो, लगा दिया। तू लगास क्या भाया, तू तो महान है, ये देश महान है, इसी प्रकार से आप लोग भी महान हो। आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ सबके पास। हेलो भाई साहब, तूने लगा दी, तूने कहाँ लगाई है? देखो, इसीलिए मैंने आपसे लिखवाया। इतने मतलब आसान चीज होती तो मैं लिखवाता थोड़ी, मैं खुद ही लिख देता। ठीक है, लगा दिया तूने। इसकी बिंदी कहाँ गई? लग रही ना, अरे इसकी ये लग रही। अच्छा, इधर लग गई। इधर कभी देखी है तूने? इधर लगा देंगे सर। इधर लगा दे, तुक्का है। इन्हें लाना लगी तो इन्हें लगा दिया। दो देखो, शायद थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया होगा तो कुछ कुछ चीज आपको समझ में आई होगी कि आपको 4 स्वर तो ऐसे मिले, ए आ हर्स्व उ और दीर्घ उ, ए आ ई और हर्स्व उ और दीर्घ उ, कितने हो गए? 4। और एक आपका आता है री, 5। और एक आता है ए, 6। इनके अलावा 5 स्वर ऐसे आए जहां पर होगी आपको प्रॉब्लम कि ऊपर खड़ी पाए से ऊपर आपकी मात्रा है तो उसके पास में चंद्र बिंदु मैंने तो कभी देखा नहीं। नहीं देखा ना, कभी नहीं देखा, और देखोगे नहीं भविष्य में। वहां पर नहीं देखा तो फिर आप यहां पर कहां देखोगे चंद्र बिंदु? अब आ जाओ, यहां पे लौटते हैं वापस, लेकिन पहले 11 स्वर है। दूसरा स्वर जो आपका होता है आ, तीसरा स्वर आपका होता है। अब होगी प्रॉब्लम यहां पर हमारे आते आते इसमें, और इसमें आपने कभी ऐसा देखा क्या? नहीं देखा, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है? मैं गलत तो मैंने बोला ही नहीं, बोला था मैंने गलत? हाँ, तो मैं तो किसी को नहीं बोल के अभी आपने गलत लिखा है। मैं तो बस आपसे ये लिखवाना चाह रहा था कि आपकी समझ क्या है। लिखा है
हाँ लिखा है तो अच्छी बात है, और क्या ही करोगे, तो आपके पास इलाज ही नहीं है बिंदी के सिवा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कहा ए आ ई और उसके बाद में आपका हर्षव उ, फिर आपके पास में दीर्घ उ, फिर उसके बाद में आपका री, ठीक है, और उसके बाद में आपका ए, इसके बाद में आपका ए, ठीक है, उसके बाद में आपका ए, फिर आपका यहां पर बिंदी, फिर आपके पास में यहां पर बिंदी, और फिर यहां पर आपकी बिंदी। अब आप क्या समझ पा रहे हो? आप ये समझ पा रहे हो कि जब भी आप, इस ऊपर वाली लाइन का नाम होता है शिरोरेखा, ये भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में, जब स्वर पूरे हो जाएंगे। तो जो आपकी शिरोरेखा होती है, इस शिरोरेखा के ऊपर जब मात्रा लग जाती है तो उसके बाद उसके पास में कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता है। तो उनके पास में सीधा क्या लगाया जाता है? एक बिंदु लगाया जाता है, जिस बिंदु को आप अनुस्वार कहते हो, लेकिन वो होता क्या है? अनुनासिक ही होता है, याद रखना। इस बिंदी के पास में इस ऊपर आपके पास में ये जो आपको दिखाई दे रही है ये मात्रा, उसके पास में ये बिंदु जो लगा है वो आपका क्या है? अनुनासिक है। इस लाइन के बाद में ये आपका बिंदु लगा हुआ दिखाई दे रहा है, अनुनासिक है। इस बिंदु के बाद में आपको ये लगा हुआ, इस आपकी मात्रा के बाद में ये अनुनासिक, ये आपका अनुनासिक। तो ये भी अनुनासिक है, तो ये भी अनुनासिक है, ये भी अनुनासिक है। उनके रूप क्यों बदले? उनका रूप बदलने का एक ही कारण है, क्योंकि सीरो रेखा के ऊपर जब मात्रा आ जाती है तो उसके पास में चंद्र बिंदु न लगाकर अनुस्वार लगाना चाहिए, और इस अनुस्वार को चंद्र बिंदु ही पढ़ना चाहिए। समझ गए? अब बताओ फिर, अब क्या समझे आप? अब वही तो है यहाँ पे स्वर, अब वही स्वर है ना यहाँ पे। देखो यहां पर जो आपको ऊपर जो एक मात्रा दिखाई दे रही है, इस मात्रा का मतलब क्या होता है आपको समझना है। यहाँ पे, यहां पर आपका भय दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको ए दिखाई दे रहा है, ये है ये। समझ गए आप? इसी प्रकार से इसमें मात्रा 2 दिखाई दे रही है, तो मैंने आपको यही कहा था कि ये आपका है, यही तो है। अब ये जो है उसमें आपके साथ में बिंदी लगी है, तो यहां भी आपके अनुनासिक, यहां भी अनुनासिक, यहां भी अनुनासिक, लेकिन यहां पर आपका क्या है? अनुस्वार है। अब ऊपर मात्रा नहीं है, सीधी बिंदी लगाई है, तो ये आपका अनुस्वार है। इसलिए सवाल बहुत टॉप लेवल का सवाल था। अगर उसने ये भेद पढ़ा है तो वो आराम से कर पाएगा, नहीं तो भाई साहब उसको देख, तब तुक्का मार दो और सही हो जाए तो वो तो अलग ही कहानी है ना। तुक्का मार दो तो अलग ही कहानी है, भाई तुक्के से सही हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन फैक्ट इसका यही है कि जब भी किसी भी आपके स्वर पर अनुनासिक लगाया जाता है तो अनुनासिक हमेशा स्वर पर ही लगता है, और कहीं पे तो लगता नहीं। तो आप उसके नीचे एक विशेष तथ्य नोट करोगे क्या? नोट करोगे? जो ये वाली लाइन पे हमने किया, तो नोट करवा देता हूं मैं आपको, और लिखो, नोट कर लीजिएगा आप। जब जब किसी स्वर के ऊपर, जब किसी स्वर के ऊपर शिरोरेखा के पास चंद्र बिंदु लगाना हो तो, चंद्र बिंदु लगाना हो तो, चंद्र बिंदु लगाना हो तो अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। 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 ठीक है, उस अनुस्वार को आप हमेशा ही चंद्र बिंदु गिनोगे या पढ़ोगे। बहुत रेयर चांस में ऐसे सवाल पूछने को मिलते हैं, लेकिन पूछ लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको पता चल चुका है। अनुनासिक स्वर, ठीक है, जो नाक के, अभी बताऊंगा आराम से, शिरोरेखा भी बताऊंगा, बिंदियां भी बताऊंगा कितनी लगती है अपने वर्णमाला में। ठीक है, आज ही बता दूंगा, अभी समय पड़ा है तो।
ये तो हो गया सर आपका पहला भेद। ठीक है, और अब हम अगले पेज पर चलेंगे और दूसरा भेद हम पढ़ेंगे। कर लिया नोट? क्या नहीं किया? कर लो कर लो कर लो कर लो। सेकंड भेद इसका आता है, अनुनासिक को सह अनुनासिक भी कहा जाता है। माइंड के तौर पर याद रखना, अनुनासिक को सह अनुनासिक भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो भेद आता है, हो गया विशाल? दूसरा जो भेद आपका आता है उसको कहा जाता है आपका निरअनुनासिक। निरअनुनासिक, और निरअनुनासिक का अर्थ होता है, निरअनुनासिक का अर्थ होता है जो केवल आपके मुख से बोले जाए। निरअनुनासिक का मतलब होता है केवल, केवल मुख से बोले जाए, केवल मुख से बोले जाए। अब इसमें आपका नाक का सहारा नहीं लिया जाता है। अब इनकी संख्या कितनी है बताओ भाई? ऐसे स्वर जो केवल मुख से बोले जाएं, इनकी भी संख्या 11 ही तो है। इनकी संख्या भी कितनी है? 11 ही है। जो आप 11 रेगुलर स्वर पढ़ते हो वही 11 है जो आप मुख से बोलते हो। तो देखो इनकी संख्या है आपकी 11, तो यहां पर आप लिखोगे इनकी संख्या है 11, और 11 है जो संख्या है। गिनती भी लिखवानी पड़ेगी आपको, है ना? पता है क्या हिंदी ये गिनती, ये 11 12 को कैसा लिखा जाता है? मेंस में आया था सवाल, गिनती। विडम्बना है, 53 लिखना नहीं आता हमें। आता है क्या 53? है 53 को कैसे लिखते हो आप हिंदी में शब्दों में? 53 नहीं, हिंदी में क्या लिखोगे? 53 बोलते अपने 53 है, लेकिन होता क्या 53। 53 होता है, 54 55 56 57 58 54 होता है, 54 को नहीं है। 44 44 44। ठीक है, चलो मैं लिखवाऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, चिंता तो यहाँ करनी को नहीं, चिंता यही करनी है कि कब करवाएंगे बस। ठीक है, 11 जो स्वर होते हैं आपके, ए, फिर आपका आ, ई, होमवर्क दिया हुआ है, नंबर आने वाला है, अभी हंसो मत। ठीक है, नंबर लगाऊंगा आपका यहाँ पे अभी बोर्ड पे, भूलूंगा मैं तो 20 दिन ही नहीं, ये बात तो भूलता मैं नहीं हूं। 10 दिन बाद में आऊंगा तो भी पता रहेगा कहां पर छोड़ के गया था, वहीं से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। हम्म। तो ये जो 11 जो स्वर आपके बीच में होते हैं उनकी बात करी जाए तो ये आपके रेगुलर 11 स्वर, जिनको निरअनुनासिक स्वर के नाम से जाना जाता है। अनुनासिक का विलोम शब्द होता है कौन सा? निरअनुनासिक या अनअनुनासिक, ये इसका विलोम शब्द होता है। ठीक है, याद कर लेना बस। आपको बोर्ड पे लेके आऊं उससे पहले बस एक जानकारी आपके लिए, और आप उतार लेना सभी। ठीक है, वैसे तो बहुत ही बेसिक चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन भाई मैं बता ही देता हूं थोड़ा सा आपको। ठीक है, ये होगी आपकी एक लाइन। ठीक है, आप भी बना सकते हो ऐसा कैसा। ठीक है, एक लाइन ही होगी। क्या खेगड़ा सिखा रहे हो के सर? ये लाइन है, इसके ऊपर जस्ट आपका क्या लगाएंगे अपने? एक बिंदी, और उसके इस बिंदी के अलावा अगर दूसरी बिंदी आई तो जस्ट आप एक बिंदी और लगाओगे, डबल बिंदी पर बिंदी। ठीक है, और इसके नीचे जस्ट भी एक बिंदी और, टाट पर भी बिंदी, पैरों में भी है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपका, ठीक है, एक बिंदी आपकी यहां पर और एक बिंदी आपकी यहां पर। ठीक है,
तांत्रिक ने, समझ लो ध्यान से, कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा इन चीजों को, ठीक है। आप ज्यादा हो क्या सर, मन में सवाल आ रहा होगा आपके, लेकिन मैं ही बताता हूँ इसलिए मैं खुद कहता हूँ, मैं मेरी खुद की बात में ही बोल देता हूँ। कोई पढ़ाता नहीं है सच में, पढ़ाना चाहिए भाई। आप जब बेसिक सिखाने आए हो तो पढ़ाना चाहिए। इतनी बिंदियां लगाई जाती है आपकी भाषा में। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सी बिंदी कहाँ लगती है, यह नहीं है कि एक साथ लगेगी, ये सब का प्रयोग अलग अलग जगह होता है। मैंने तो एक ही डायग्राम में समझानी है इसलिए मैंने एक साथ बता दी। देखिएगा ये बिंदियां कौन कौन सी बिंदी, देखिए ये तो विसर्ग है। चलो पहले इधर वाली जो बिंदियां आपने बताई है, ये वाली बिंदियां तो आपकी विसर्ग है, जैसा कि इसने कहा है। ये क्या है, विसर्ग है। और विसर्ग को क्या कहा जाता है, विसर्ग को क्या कहा जाता है, हाँ लो, विसर्ग को अयोग वाह कहा जाता है। अंग एर ये तो इनका उच्चारण है, इसका नाम अयोग वाह है। ये दो बिंदियां तो आपकी विसर्ग है, लेकिन उसके अलावा बताऊं, अब ये जो आपके लगे ये बिंदी आपकी क्या है, अनुस्वार है। कौन सी है, अनुस्वार है आपकी। आपको मैंने ये सीध पाड़ के लिखाई है यहां पे कि भाई इसके ऊपर जस्ट ही लगती है। क्या सर सारे वर्ण खड़ी पाई के होते हैं क्या, नहीं, कई बार खड़ी पाई नहीं होता है तो आपका ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ जाता है ना भाई, तो ये आधी तो खड़ी पाई होगी, पूरी नहीं है तो, ठीक है। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसके ऊपर जो बिंदी लगी है उसका नाम क्या है, चंद्र बिंदु या फिर अनुनासिक। दोनों एक साथ कभी नहीं आएगी, दोनों का प्रयोग अलग अलग किया जाएगा। इस लाइन का नाम क्या है, इसका नाम आपको बता दिया मैंने क्या है, शिरोरेखा है। इसको क्या कहा जाता है, शिरोरेखा। शिरोरेखा, हिंदी भाषा ये कहती है कि अगर किसी वर्ण पर आपने शिरोरेखा नहीं लगाई तो वर्तनी की अशुद्धि है उसमें, डॉक्टरों वाली लिखाई अगर करोगे तो गलत है वो, है। हाँ, इस लाइन का नाम क्या होता है, इसको बोला जाता है खड़ी पाई। ऐसे कितने वर्ण हैं जो आपकी खड़ी पाई से बने हुए, ये भी मैं आपको बेसिक बताऊंगा। ऐसे कितने वर्ण हैं जो आपके खड़ी पाई से बने हुए हैं, उनको आधा कैसे करते हैं, दूसरों को आधा कैसे करते हैं, बहुत सारी जानकारियां पड़ी अभी, ठीक है। अब दो बिंदियां रही है, एक बिंदी रही है आपकी जस्ट इसके नीचे। ये कौन सी बिंदी है, बिंदी है, डमरू के तो नीचे नहीं लगती, ढक्कन के नीचे भी नहीं लगती, ना ढोल के नीचे लगती। ये सड़क वाले में अड़ा जो आता है उसमें लगती है। दोनों में फर्क है। आपको मैं ये बता दूं कि आपके सामने यहां पर ये जो आपका वर्ण मैं लिख रहा हूं वापस से एक बार पुनः, इसके नीचे यहां पे लगाई जाती है सेंटर में। ऐसे दो ही वर्ण होते हैं, ऐसे दो ही वर्ण होते हैं जिनके नीचे क्या लगाई जाती है, ये बिंदी लगाई जाती है। इस बिंदी का नाम जो होता है वो क्या होता है, इसको बोला जाता है ताड़न जात बिंदु, ताड़न जात बिंदु। और ये कितने वर्ण होते हैं आपके, दो वर्ण होते हैं। एक तो आता है आपका ड और एक आता है आपका ढ। ये न तो ट वर्ग का तीसरा है और न ट वर्ग का चौथा है, ये अलग है। समझ में आ गई इन दोनों को, ये दो ही वर्णों पे लगती है। इसका नाम है वो क्या है, नुक्ता है। ये जो नुक्ता है, जैसे कि नुक्ता कहां लगती है आपके सामने, कि ये जो आपका क है, पूरा कर लो, ये क के नीचे ही साइड में लगती है, क ख घ घ, क पे लगती है, ख के लगती है, और अभी बताता हूं मैं, ठीक है। इसका नाम जो है वो आपका क्या है, नुक्ता है, नुक्ता, नुक्ता बिंदु, पूरा ही आएगा, नुक्ता है। ऐसा नुक्ता नहीं आता इसमें, मेरे हिसाब से पूरा ही आएगा, नहीं, नुक्ता कंफर्म करूंगा लेकिन अभी तो पूरा लिखूंगा मैं, ठीक है। कंफर्म कर दूंगा लेकिन अभी तो मैं क्या लिखूंगा, पूरा ही लिखूंगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि नुक्ता जो है वो आपके पांच पांच जो वर्ण होते हैं वहां लगती है, पांच वर्णों के नीचे नुक्ता लगती है, बाकी किसी के नहीं लगेगी। और जब हम बात करेंगे पांच वर्णों की बात करी जाए तो पहला आपका है क, ठीक है,
दूसरा है आपका ख, तीसरा आपका ग, फिर आपका ज और फिर आपका फ। इनका उच्चारण करने में, मुख से जब इनका उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है। फर्ज, फर्ज दोनों में लगा दो, कागज दोनों में लगा दो, अखबार दोनों में लगा दो, खैर, खुशबू लगाते नहीं है अक्सर, वो अलग बात है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनसे बनने वाला शब्द हमेशा विदेशी होगा। इनसे बनने वाला शब्द हमेशा विदेशी होगा। ठीक है। आचार, आजाद में, हाँ ठीक है। यहां पर आपके लिए ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु कौन सा है? अप्रोगा सा लग रहा है क्या, या देखा देखा सा लग रहा है? कहां पे लगती है ये बिंदी? ये बिंदी आपका एकमात्र ऐसा वर्ण उसके ऊपर लगाई जाती है। कहां लगाई जाती है? कै वर्ग का पांचवा जो होता है उसके साइड में लगती है। अंग है, अण है नहीं, अंग लगा रखिए। ट्राई करी, हाँ ट्राई करिए उसने। कै वर्ग का एकमात्र ऐसा वर्ण जो आपका कै ख ग अंग है, इसके यहां पे सीध में लगती है। कहां लगती है? इसके सीध में लगती है। इसलिए इस बिंदु का नाम जो होता है वो क्या होता है? ये आपको कहीं पर कोई बुक में नहीं मिलेगा कि ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, ये मेरी ही बुक में मिलेगा, पंचम बिंदु। ठीक है। और ये एकमात्र एक वर्ण पर लगती है, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके लगती है। इसको अंगय बोला जाता है। क ख ग ग, अण खाली नहीं होती वो, क ख ग ग अंग। क्या? हाँ, वागम्य, वागधन्य से वागम्य बन। ये नोट कर लो आपको बहुत बढ़िया तरीके से इनको। और कल हम जब आएंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे थोड़ी सी मात्राएं, फिर आपका जो वर्ण जो है, जो व्यंजन जो है वो आपके, उनकी पूरी चर्चा मैं आपके साथ में करने वाला हूं। है स्वर कंप्लीट, स्वर कंप्लीट। उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। पहले से तो अच्छा ही आ रहा होगा। अब मैं कुछ भूल रहा हूं वो कर लूं थोड़ा सा, 2 मिनट का टाइम और ले लूं। कहाँ जा रहा तो? और यहाँ के मेरो नंबर ना आ जाए। हाँ, स्वेच्छा से कौन आना चाहेगा? स्वेच्छा से कौन आना चाहेगा? मुझे वो जीभ वाले याद करने हैं। स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब जानते हो? स्वधन इच्छा से। कोई आप में से इतना इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट नहीं होता, उसमें थोड़ा सा वो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। ये क्यों, तेरे क्या हो गया तो? हाँ, दक्ष नस नीची करे मन ना बुला ले, दिखो तो मन ते सारा ही हो। नस नीची ना करो ले, आएगा क्यों? आकांक्षा बनाएगी, बना दे। तो याद करवाना है इनको, माइक दूंगा, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जाएगी, ये क्लास ऑन रिकॉर्ड जाएगी। भविष्य में आप भी पको, मैंने तो पढ़ाया था। आदित्य तेरा भी नंबर आ रहा है भाई अभी, है ना? हाँ ले, यहाँ का थोड़ा फोबिया वो भी दूर कर लो। क्या हुआ? अंजलि को मना थोड़ी है कोई आने का। मैंने तो कहा स्वेच्छा जिसकी हो रही है। नहीं आना है, कल आओगे? क्या हुआ? समय, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, कि वक्त गहरे जख्मों को नासूर बना देता है, और वक्त की कदर करना है बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। तो वक्त की कीमत है। आकांक्षा आपको बुलाया था, काल पक्को नंबर है, ठीक है? वो कॉन्फिडेंस भर के आना घर से। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्लाइड को बैक कर देते हैं।